हेलो मेरे प्यारे भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों, आपका मैं इस YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हिस्ट्री का पहला लेसन है उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न NCERT के बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जिसको आप समझ पाएंगे। तो यह हमारी जो वीडियो क्लिप है यह आपके लिए ही है और आप इसका महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करें तथा शेयर करें एवं लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ये प्रश्न है जिसमें से इसमें दिया गया है का जियुसेप्पे मैस्सिनी, खा काउंट कैमिलो दे काबूर, गा यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, घा फ्रैंकफर्ट संसद, अंगा राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। यह 5 ऐसे लोगों के नाम हैं और कुछ चीज़ें हैं जिस पर संक्षिप्त में लिखना है, इनके बारे में समझना है और लिखना है। तो सबसे पहले जियुसेप्पे मैस्सिनी के बारे में समझेंगे आप कि यह कौन था और इसकी क्या भूमिका रही यूरोप के राष्ट्रवाद में, इसके बारे में आप समझेंगे। वह इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। जिनेवा ये आपका यूरोप में ही जाना जाता है और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। बाद में क्या हुआ कि उसने चलकर आगे कार्बोनी नाम का एक गुप्त संगठन था जिसमें सदस्यता निभाता है और उस समय उसकी अवस्था 24 वर्ष की थी, जो कि लिगुरिया में क्रांति करने के लिए वह उस देश से बहिष्कृत कर दिया गया था। जब वह कार्बोनरी का सदस्य बनता है और 24 वर्ष की उसकी आयु रहती है तो वह विद्रोह में क्रांतिकारी के रूप में आता है, जिसे लिगुरिया के क्रांति के अंतर्गत उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिकागत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले थे। इसके जितने सदस्य थे एक ही जैसा उनके विचार थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों रूप से जो मार्सेई या यंग इटली के सदस्य संगठन के थे वह समान विचार वाले थे। इससे यह पता चलता है, क्योंकि वे अलग अलग राज्यों के होने के बाद भी उनको इसलिए रखा गया था क्योंकि वो समान विचार वाले थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए। इसी कारण मैटरिन ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। मैटरनिख अपने शब्दों में लिखता है कि वह हमारे इस सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है, जो कि जियुसेप्पे मैस्सिनी के बारे में बताया जाता है। यह एक संक्षिप्त बात रही। आगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। काउंट कैमिलो दे काबूर, यह अगली खा हेडिंग है, जिसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी समझना है। काउंट कैमिलो दे काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उसको एक करके उसको आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी और इसे इटली का मंत्री बना दिया गया था। इसलिए यह एक आंदोलनकारी नेतृत्व में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। अगर उसमें कई मत जाहिर किए जाएं तो वह एक प्रकार का विशेषज्ञ तो था, परंतु क्रांतिकारी भी नहीं था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, यानी वह अपने काम को लेकर आगे था। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से भी कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, अतः इटली के
सम्राट विक्टर एमुअल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किया तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरह यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण एकीकरण संभव हुआ। 18 फरवरी 1861 ईस्वी में यह बात आई। आगे चलकर क्या हुआ कि 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर एमुअल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमांड 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता के बारे में क्या बात कही गई। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। यूनानी जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ, यह प्रमुख कारण यह रहा कि लोगों को यह लगता था कि वह अपने भावनाओं को या अपने जो भी चीज़ें उनको प्राप्त करना है वह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए अपने लाभ के लिए या अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये सभी लोगों ने कार्य किया। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुदुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। यूनान में कुस्तुदुनिया की जो घटना घटित हुई है, इसके पहले 1453 में हुई है, जो धर्म को लेकर हुई है, परंतु यह 1832 में फिर से एक बार हुई है, जिसमें आप यूनान को एक राष्ट्र संधि के रूप में देख सकते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आप समझिए आगे, जो एक संक्षिप्त टिप्पणी है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रशा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णायक स्वतः समाप्त हो गए। जितने भी निर्णय थे वो सब समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रशा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। फ्रैंकफर्ट संसद में आपने समझा कि किस तरीके से तमाम घटनाएं हुई और अंत में संसद भंग हो गई, जिसमें कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
जिसमें से मुख्य 831 प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें अंततः कई बहसों के साथ साथ संसद को भंग होना ही पड़ा। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आप समझेंगे कि जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए थे यूरोप में 18वीं शताब्दी में, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो क्रिया जन्म ले रही थी, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप समझें। जो अंगा, ये आपका 5वां पॉइंट है। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने के लिए कहा गया। अब इसमें आप समझ पा रहे हो कि राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका तो थी, परंतु उसमें संसद में उन्हें कोई विशेष स्थान नहीं मिला था, उन्हें खड़ा रहने के लिए कहा गया। और ये भी आप समझ पाए होंगे इस पॉइंट से कि संसद में महिलाओं का वैल्यूएशन न देते हुए मतदान का भी अधिकार छीन लिया गया था। इससे महिलाएं स्वयं को अपने आप में अग्रसर करती हैं। और आगे चलकर एक उदाहरण है ओलंप दे गूंज महिला का, जिन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रवादी प्रक्रिया को जन्म दिया है और आगे चलकर उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि कैसे राष्ट्र को राष्ट्रवादी प्रक्रिया में बदलने की जो क्रिया है उसे शामिल किया जाए। और लोगों को, जिसमें उन्होंने मैग्ना कार्टा जो महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया था, जिसमें महिलाएं अपना पूरा का पूरा योगदान देती हैं और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए संसद के खिलाफ अपना एजेंडा भी प्रस्तुत करते हैं और अंततः उन्हें अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ, जिसमें आप प्रश्नों के बारे में समझ पाए होंगे। ये NCERT के जो प्रश्न हैं वही आपको समझाए जा रहे हैं। इसके पश्चात मैं आपको कुछ और भी प्रश्न इसमें जोड़ूंगा, जिससे आपको समझ में आएगी कुछ बातें, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। परंतु पहले आप इसको समझिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए समझते हैं कि कौन से कदम उठाए। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत सामान्य अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है, एक नए फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर आगे चलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर ही हुआ। पांचवा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले, अर्थात जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए जाए, यानी किसी के अंदर भेदभाव की भावना न रखी जाए। छठा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा मापने की एक सामान्य व्यवस्था लागू की गई। पहले क्या होता था कि भार मापने के लिए केवल एक ही यंत्र डिवाइस का प्रयोग कर लेते थे। शुल्क के आधार पर उनकी अलग अलग गणना की जाती थी, परंतु जो व्यवस्था की गई वह एक समान की गई, किसी में ज़्यादा कर किसी में कम नहीं। कर को एक नियमित रूप से लागू किया गया और सबकी नापने की इकाई बनाई गई, जो कि मूल रूप से एक आधार पर लागू की गई। सातवां है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जो भाषा थी उसको महत्वपूर्ण माना जाने लगा और वही राष्ट्र की भाषा बन गई। क्योंकि आप समझ पाएंगे कि जो राष्ट्र की क्रिया जन्म लेती है वह केवल एक नहीं होती, उसमें कई राज्य होते हैं जिसको मिलाकर एक राष्ट्र बनता है। तो सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उसमें सभी राज्यों की जब अलग अलग जो भाषाएं थी, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो फ्रांस को फ्रेंच भाषा घोषित कर दिया गया और आगे चलकर
वह राष्ट्र भाषा के रूप में मानी जाने लगी। जैसे कि हमारे भारत देश में हिंदी को हम समझ पाते हैं कि हमारे भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हैं, तो आप समझ पाएंगे कि सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु हिंदी को प्रमुख मान लिया गया है, उसकी देवनागरी लिपि रखी गई है। इसी तरीके से वहाँ पर भी 18वीं शताब्दी में था। अगला प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें मारियान और जर्मेनिया दोनों एक प्रकार के क्या थे, इसके बारे में आप जानेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें से मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ये दोनों प्रकार की महिलाएं हैं, एक ही प्रकार की, जिन्हें चित्रण के रूप में दिखाया गया है। मारियान और जर्मेनिया को दोनों को चित्रण के रूप में दिखाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता और न्याय को गणतंत्र के रूप में कैसे दिखाया जाए, कि कैसे स्वतंत्र, जैसे हमारे भारत देश में न्यायपीठ पर जब फैसला सुनाया जाता है तो वहाँ पर एक भारतीय नारी या कह सकते हैं वसुंधरा देवी का चित्रण होता है और वह एक तराजू लिए हुए दिखाई दे जाते हैं, जो न्यायपीठ को दिखाते हैं कि दोनों जो पलड़े हैं सामान्य हैं। उसी तरीके से वहाँ प्रतीक रखा गया, नारी को व्यथा को जागृत करते हुए नारी के ही बारे में उनकी छवि का वर्णन किया गया, जिसमें मारियान के बारे में आप समझेंगे कि मारियान यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। जिस प्रकार से हम अपने धरती माता को कहते हैं भारत माता कहते हैं, जबकि भारत एक कॉमन शब्द है या पुरुषवाचक संज्ञा है, परंतु हम कहते हैं कि भारत माता जननी की संज्ञा देते हैं, उदाहरण के तौर पे कि यह हमारा देश है, जननी की संज्ञा। उसी तरीके से वहाँ पर छवि को राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए मारियान कहा गया। इसके चिन्ह स्वतंत्रता का व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादात्म्य यानी तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। जैसे हमारे भारत देश में महात्मा गांधी की छवि को चित्रित किया गया है डाक टिकटों के रूप में, मुद्रण के रूप में। तो हमारा पुरुष प्रधान देश है, परंतु धरती माता को भी उसमें शामिल किया गया, क्योंकि जो तिरंगा है उसमें भारत ध्वज के अगर देखेंगे आप तो उसमें आपको केसरिया रंग देखने को मिलेगा, सफ़ेद रंग और हरा रंग, जिसमें आप समझ पाएंगे कि शांति, प्रगति और हरा भरा रहने के बारे में बताया गया है कि हमारा देश हरा भरा रहे हमेशा, क्योंकि यह कृषि प्रधान है। तो इसी प्रकार से सबको जोड़ने के लिए, तालमेल रखने के लिए वहाँ पर कई चीज़ें डाक टिकटों पर एक ही चिन्ह को, जैसे हम होल मार्क के रूप में देखते हैं, या कह सकते हैं कि एक चित्रण जिसको हम समझ पाएँ कि यह एक चिन्ह है, उसी तरीके से मारियान का चिन्ह स्थापित किया गया था डाक टिकटों पर और छवियों के रूप में दिखाया गया। जैसे हम आपको समझ पाते हैं या आप समझ पाएंगे कि डाक टिकटों को हमारे यहाँ भी जारी किया गया, इसमें अशोक चक्र भी बना होता है या अशोक चिन्ह भी बने हुए होते हैं या किसी महापुरुष के नाम भी उसमें अंकित होते हैं। परंतु जब हम झंडे की बात करते हैं तो कभी कभी उसमें भारत माता को भी दिखाया जाता है झंडे के रूप में। तो यह सब करने का एक उद्देश्य है कि किसी भी एक राष्ट्र को एकजुट किया जाए और उसमें समस्त चीज़ों को शामिल किया जाए। तो इसमें मारियान को शामिल किया गया था प्रतिमा के रूप में, जो हर जगह लगाई गई थी। जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। यह जर्मन के लिए बताई जा रही है कि चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है। यानी इसमें दिखाया गया कि एक स्त्री है, एक महिला है जो बलूत नाम का एक वृक्ष है, उसके पत्तों से बने हुए मुकुट को पहनती है, जो अभिव्यक्ति के रूप में यानी प्रदर्शन के रूप में है। क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई है उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जो राइन लैंड आप देख रहे हैं तो वह तटीय क्षेत्र है, जिसकी रक्षा करने के लिए वह तलवार को दर्शाया गया है कि इसी तलवार से यह रक्षा करेगी। और जो मुकुट पहनाए हुए है बलूत, वह एक वीरता का प्रतीक है, इसलिए वह उसके द्वारा रक्षा करेगी। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर
उभरी एक नारी छवि थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको आप समझ पाए मारियान और जर्मेनिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत अधिक प्रश्न आप समझ पाएंगे, परंतु दो चरणों में ना करके मैं एक ही चरण में एक एक लेसन का एक एक प्रश्न मैं आपको पूरा का पूरा समझा दे रहा हूँ, इसमें आप सब चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ तक आपने 2 प्रश्नों का अध्ययन किया। अब आप समझेंगे कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में उत्तर पता लगाएं। इसके बारे में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार से हैं। जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। कहने का अर्थ है कि जर्मनी को एक करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी थी और संविधान बनाना या प्रेस के द्वारा लोगों को प्रसारित करना या समाचार पत्रों के माध्यम से लोग जानकारी देना या अन्य लोगों को आज़ादी के बारे में बताने के लिए यह कार्य किया जाना अनिवार्य था। दूसरा है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। संसदीय की कैसे शासन प्रक्रिया को चलाया जाएगा, उसकी क्या नई टेक्नोलॉजी होगी, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी, कैसे उसको हम लिखित रूप में या किस तरीके से उसको चलाएंगे, ये सब चीज़ें उसमें की जाने लगी। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। इससे यह कि मध्य वर्ग का योगदान अधिक है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। इस प्रक्रिया में प्रशा, अगला पॉइंट है 5वां, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठा है प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया रूप और नई दिशा प्रदान की। 7वां है इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। 8वां है इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रशा से भी युद्ध किया तथा सफलता प्राप्त की। 9वां है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरलता को प्राप्त हो गई। 10वां है वर्साय के महल के शीश महल, वर्साय का जो शीश महल था जहाँ पर हॉल ऑफ मिरर, उसका नाम था हॉल ऑफ मिरर, यानी वह पूरा का पूरा शीशे से बना हुआ था, कांच का महल था, में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। इसमें इन सभी जितने भी इसमें लीडर्स थे, इन लोगों का मानना था कि हमें वर्साय के महल में जो मीटिंग करना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हमें यह घोषणा करना है कि जर्मन साम्राज्य एकजुट रहे या उसमें सभी चीज़ें शामिल रहें जो भी जर्मन साम्राज्य के अनुसार लागू की गई थी, जिसमें प्रथम कौन थे, प्रमुख मंत्री बिस्मार्क। और आगे चलकर क्या बात हुई 11वें पॉइंट पर, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ, बढ़ावा दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य का एक प्रमुख शक्ति केंद्र बन गया। जो प्रशा था राज्य का एक प्रमुख शक्ति केंद्र भी बन गया और यह जर्मनी के एकीकरण में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आप समझ पाएंगे कि जर्मन का एकीकरण 12 पॉइंटों के माध्यम से कि कौन कौन सी वो प्रमुख बातें रही जिससे जर्मनी को एकीकरण किया जा सका, एकीकृत करने में एक अहम भूमिका निर्वाह कर पाई। अब इसमें अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपोलियन द्वारा, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह फ्रांस का था, तो उसने कौन कौन से बदलाव किए हैं अपने शासन पद्धति को लेकर और कुशलता के लिए। जब वह उसका जन्म होता है, वह जो है फ्रांस की क्रांति में आगे चलकर आता है, तो उसके बारे में आप समझेंगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की।
उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। जो पुरानी परंपरा वाली रूढ़िवादी प्रक्रिया थी उसको सबको खंडित कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न, विनम्र व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए क्या किया गया कि जो पुरानी परंपराएं थी या उच्च वर्ग के लोग को जो भेदभाव या निम्न वर्ग के बीच में जो था उसको खत्म कर दिया गया, सबको एक समान कर दिया गया। 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। नेपोलियन संहिता के द्वारा यह बात देखने को मिली थी कि जो कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था। कहने का अर्थात यह है कि एक जैसे समान अधिकार सबको दिए जाएं और उनके संपत्ति पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, वह किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। यह नेपोलियन संहिता में वर्णित किया गया। चौथा है समान कर प्रणाली लागू की गई, यानी किसी भी वस्तु पर ज़्यादा कर और किसी पर कम लागू करने की बात नहीं रखी गई। जितना प्रतिशत सब में कर लगाना है यह बात रखी गई कि जितना प्रतिशत एक में लग रहा है वह सभी में उतना प्रतिशत कर लगाना है। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठा मंडल का एक बनाया गया जिसमें विद्वान, कलाकारों को सबको एक जोड़कर उनको सम्मानित भी किया गया। यह नेपोलियन संहिता की एक अहम भूमिका थी। आगे चल कर के हुआ 5वें पॉइंट में कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। नेपोलियन संहिता का इतना बढ़िया योगदान देखने को मिला कि उसकी नीति को डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी प्रशासनिक रूप में प्रयोग में लाया गया और सरलता में उसमें लाभ देखने को मिला। यह एक बहुत ही अहम भूमिका थी नेपोलियन की। छठा है सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी गई। सामंती व्यवस्था का अर्थ है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े किसान थे, भूदासत्व यानी भूमि को अपने दासत्व के रूप में देखते थे कि जो हमारी भूमि पर काम करें वो हमारे दास हो गए, तो उनको उनकी पद से हटा दिया गया और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया कि कोई जागीरदारी कार्य नहीं करेगा, सबको उनकी भूमि सौंप दी गई। सातवां है शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार में लाया गया। जो शहरों में कारीगरों या श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यानी जो संघ बनाकर कार्य करते थे उस नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और यातायात को सुचारू रूप से लागू किया गया कि उसमें जो सुधार है उसको ठीक किए जाएं और जो सुधार करने की प्रक्रिया उसको और लागू किया जाए। आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। एक शाखा बनाई गई, एक मुख्य बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की एक ऐसी शाखा जिसमें बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार हुआ। उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। जो पुरानी परंपरा पर थी चीज़ें, जो दंड विधान के कानून थे उसको पुनः लागू कर दिया गया, जिसमें लोगों के ऊपर कठोर से कठोर यातनाएं, दंड दिए जाने लगा लोगों को, ताकि वो गलतियां ना करें। 10वां पॉइंट है कि शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा को और अधिक नवीनीकृत बनाने के लिए, उन्नत के मार्ग पर ले जाने के लिए यह कार्य किया गया, जहां पर लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की प्रमुख भाषाओं को शिक्षा में लाया गया। 11वां है कैथोलिक धर्म को राज धर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। कहने का अर्थ है कि कैथोलिक धर्म को राज धर्म बनाया गया, जबकि यह कैथोलिक धर्म आगे चलकर फिर से विघटित हो जाता है और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म लागू होता है पूरे यूरोप में, क्योंकि कैथोलिक धर्म बहुत ही पुरातनवादी प्रक्रिया पर था, इसलिए उसे बाद में ख़त्म किया गया। लेकिन नेपोलियन संहिता के अनुसार यह देखने को मिला कि नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को ही राज धर्म बनाया था, जिसमें वह किसानों, कारीगरों, मजदूरों या नए उद्योगपतियों को आज़ादी दे रखी थी, इसे कैथोलिक धर्म के अनुसार। इस तरीके से आपने समझा कि इस 5वें प्रश्न में
नेपोलियन ने अपने शासन के अनुसार अपने शासनादेश के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए। अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में चर्चा करने की जो बात आती है, जिसमें से उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ा दिया था। इस पर राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन या सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए या आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए, ये समझने की बात है। चलिए देखते हैं। फिर भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, परंतु ये है कि समझना अनिवार्य है, इसलिए इसको समझा जाता है। चलिए देखते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। अर्थात जो 1848 की क्रांति थी, जिसमें भूखमरी और बेरोजगारी को एक मुख्य मान लिया गया था कि यही एक कारण है जिससे यूरोप देश में वातावरण को बदला जा सकता है और लोगों को उद्योगों की प्राप्ति हुई तो एक नए कदम उठाए जा सकते हैं कि लोगों को भूखमरी से दूर करा जाए और नए उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे उनकी यह भूखमरी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसलिए इसमें मध्य लोगों ने एक अपना उद्देश्य प्रस्तुत किया, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हैं जो निम्न प्रकार से हैं, आप समझेंगे। पहला है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। जो राजतंत्रवादी व्यवस्था थी उसे जो निरंकुशता प्रक्रिया को जन्म दे रही थी, जिसे आप उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जो फ्रांस में था लुई 16वां, उसके पहले तो 14वां या 13वां बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, और जो लुई 16वां आता है तो वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निरंकुश प्रक्रिया से ग्रसित था। इसलिए वहाँ पर अंततः विलासितापूर्ण जब व्यापन कर रहा था तो उसे गिलोटीन पर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया में यह बात आई कि गणतंत्र स्थापित किया गया, लोकतंत्र की मांग की गई कि जिसमें लोगों के समान अधिकार हो, सबकी मांगें बराबर होनी चाहिए उसमें। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। सार्वजनिक मताधिकार यानी सबके मताधिकार जो हैं वह निर्मित जनप्रतिनिधि यानी उनके द्वारा ही सभाओं के निर्माण के प्रयास से हो। जो उनकी स्वयं की सभा है उसमें ही उनके द्वारा कार्य किए जाएं और उन्हीं के द्वारा मतदान किए जाएं और उन्हीं के ही लोग रहें, जनता के ही, ये प्रक्रिया चालू हुई। तीसरा है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ दिया। इन सभी देशों ने क्या किया कि उसमें राष्ट्रीयता बनाने के लिए एकीकरण करने को कहा कि हमें सबको एक साथ कर दिया जाए और अंततः संविधान का निर्माण किया जाए, जिससे एक देश का निर्माण हो सकता है। पांचवा है महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की भी मांग की गई, क्योंकि उन्हें मताधिकार देने का कोई भी प्रावधान नहीं था जिसे लागू करने की बात कही गई। ये राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तन रहे। आगे है सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। महिलाओं को पहले क्या था कि मतदान नहीं दे सकते थे या नौकरी नहीं कर सकते थे, या नौकरी करती थी तो उनको वेतन कम दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो ये सभी जितने भी अधिकार थे वो समाप्त करके पुरुषों के समान जो भी वेतन पुरुषों को मिलता है, सब चीज़ें इस तरीके से फैक्ट्रियों में जो काम करने की व्यथा थी उसमें सब चीज़ों में उनको भागीदारी दिया जाने लगा। मतदान करने की प्रक्रिया को जन्म दिया गया। दूसरा है कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्य वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हो गई। जो उच्च वर्ग के लोग थे जिसमें पादरी या सामंत या बड़े व्यापारी या बड़े कलाकार, ये सब उच्च वर्ग के लोग थे, या बड़े जितने भी थे सबको क्या किया गया कि उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हुए राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक
क्रियाओं से जोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ कि कुलीन वर्ग की जो श्रेष्ठता थी वह कम हुई। और उसका कम होने का एक प्रमुख कारण था कि उसमें एक रूढ़िवादिता का जन्म हो रहा था, इसलिए उसमें घृणा की भावना जन्म ले रही थी जो उच्च वर्ग के लोगों के अंदर थी। इसलिए ये बात सामने आई कि सबको अधिकार समान रूप से दिए गए। अगला है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। ये अगली हेडिंग है कि आर्थिक क्षेत्र में कौन से परिवर्तन हुए, यह जानने की जरूरत है। मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। तीसरा है बाजारों की मुक्ति चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ लिया ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुल सके। ये 3 आर्थिक क्रियाएं थी, जिसमें से मजदूर ने अपने योगदान को स्वयं कहा कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए और हमारे द्वारा जो भी मजदूरी होते हैं उस पर बहुत अधिक समय के घंटे न बढ़ा दिए जाएं तथा हमें वेतन सही मात्रा में दिया जाए। तथा ये बात कही गई कि भूदास्ता यानी कि भू का स्वामी हमें ही बना दिया जाए, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दिया जाए। ये समस्त बातें जो बाजार में अधिक से अधिक लोगों पर टैक्स लगाया गया था, जो व्यापारी थे, वह कम कर दिया गया और उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाया गया। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को समझा। 5वां प्रश्न जो था, जो चर्चा के रूप में तो आप समझेंगे इसको ही, जो 5वां प्रश्न था उसको समझा ही, तो चर्चा के रूप में किस पर चर्चा की गई है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है। जो अर्थ था उसको आपने समझा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार। ये आपके प्रमुख प्रश्न रहे, इसको आपने समझा। इसमें और चीज़ें हैं परंतु जो महत्वपूर्ण है वही आप समझेंगे। परियोजनाकार भी है। तो इस तरीके से आपने कुछ प्रश्नों को समझा और मैं आपके सामने अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ जो ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर होंगे। तब तक आप इन चीज़ों का अध्ययन करते रहें, जिसमें NCERT पैटर्न पर आधारित इन प्रश्नों को आपने अध्ययन किया, जो प्रमुख रूप से यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस लेसन से लिए गए थे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लाइक शेयर करते हुए उसमें आप वर्णित कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो भी कमियां हैं उसको आप प्रत्युत्तर के रूप में आपको दी जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।